नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की ध्वनि व्यवस्था। कल हमने आपको वर्ण विचार के बारे में समझाया, काफ़ी गहराई से समझाया। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है और भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। अगर वो लेक्चर आपने मिस कर दिया तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की ध्वनि व्यवस्था को। अब हिंदी भाषा में कुल कितनी ध्वनियाँ स्वीकार की गई है। अब तक आपने वर्ण के बारे में पढ़ा 52, ठीक है, आगे मैं कंप्लीटली करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा में कुल 59 ध्वनियाँ स्वीकार की गई है। कितनी स्वीकार की गई है? 59 ध्वनियाँ यहाँ पर मानी गई है। आप बोलेंगे सर हमने तो 52 देखी है। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ। 52 जो आपने देखी है याद रख लीजिए आपके पास, ठीक है। अब 59 कैसे हो रही है देखिए, क, ख, ग, ज, फ। ये जो है ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ है। राजा शिव प्रताप सितारे हिंद जो थे, उन्होंने अरबी फारसी ध्वनियों के नीचे नुक्ता तुल लगाने का रिवाज प्रारंभ करवाया था और इससे ये क्लियर हो सकता था कि कौन सा शब्द अरबी फारसी का है। बहुत से बाजीगर इस प्रकार से लिखते हैं, बाजीगर। तो ये जो बाजीगर शब्द है ये तो अरबी फारसी का है, बराबर। अब ये पूरी तरह से अशुद्ध है। बाजीगर ऐसा लिखा जाएगा जहां पर ज के जी के नीचे नुक्ता लगी हो, तो ये वाला आपका सही है, ये अरबी फारसी का है बाजीगर। तो इसीलिए इनको आइडेंटिफाई करने के लिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने नुक्ता तुल बिंदु लगाने का रिवाज प्रारंभ करवाया था। तो इसी आधार पर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 59 ध्वनियाँ आप कैसे होगी, तो 52 तो हो गई थी आपकी। तो 52 के बाद देखिए 5 ये है ना। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5, तो 52, तो ये हो गई 53, ये 54, ये 55, ये 56 और ये 57, बराबर। 58 और 59, 2 ध्वनियाँ और बच रही है आपकी। अब 2 कौन सी है वो देखिए, ड़ और ठ, जिनके नीचे नुक्ता लगा हो, इनको हम क्या बोलते हैं? उच्छिप्त ध्वनियाँ। इनको हम क्या बोलते हैं? उच्छिप्त ध्वनियाँ। और इनको आगात ध्वनियाँ भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो 2 ये है आपकी। अब हो गई 59, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी ध्वनियाँ स्वीकार की गई है, तो आप क्या आंसर करेंगे? 59 ध्वनियाँ हिंदी भाषा में मान्य की गई है। तो इस आधार पर हम इन 59 ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। यह अरबी फारसी ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाने का जो रिवाज प्रारंभ किसने करवाया था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। तो ये 59 ध्वनियों का कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अब आइए, अब हम समझते हैं भाई साहब यहाँ पर हिंदी व्याकरण को। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? ये बड़ा प्रश्न है। वर्णमाला, अब हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन, और बीच में एक आता है आपका अयोगवा। तो देखिए उसका जो निर्माण है वो स्वर के बाद होता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई कितने वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, तो आप आंसर सिर्फ 2 ही करोगे, ना कि 3 बताओगे, बराबर। क्योंकि वो तो अयोगवा है और अयोगवा शब्द का अर्थ क्या होता है? बाहर से आया हुआ। ओके, तो इतना जरूर समझ लीजिए आप लोग। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर हो गया क्लियर। अब हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले यहां पर स्वर का।
उसके बाद अयोगवा बनना आएगा और उसके बाद व्यंजन। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेगी। तो कितने कुल स्वर स्वीकार किए गए हैं? ठीक है, तो 11 स्वर स्वीकार किए गए हैं और इन 11 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने हैं? 11 है। 11 स्वर स्वीकार किए गए हैं और इनको कितने भागों में स्वर उनको बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया गया इनको? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए यहां से भी प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि भैया वर्णमाला को जो स्वर है उसको कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है उसके, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि पेपर 5 और 6 में डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती हैं। ओके, तो स्वर क्या होता है? स्वर वो होता है जो स्वतंत्र रूप से उपचारित हो, बिना बाधा से उपचारित हो, यानी कि कोई रुकावट ना आती हो, उसको हम स्वर कहते हैं। बिना रुकावट से जिसका उच्चारण होता है वही आपका क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। और हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर मानक तौर पर या देवनागरी लिपि के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर 11 स्वर मान्य किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। और इन 11 स्वर उनको 3 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे, दीर्घ स्वर में कौन से आएंगे और संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर उनको रखा जाएगा। तो ये अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मूल स्वर की। मूल स्वर, अब कौन कौन से मूल स्वर होते हैं? देखिए ई, उ और ऋषि। अ, ई, उ, ऋषि, ये 4 मूल स्वर होते हैं व्याकरण में। इनका कोई भी विभाजन नहीं किया जा सकता, इतना याद रख लीजिएगा। और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित लिखित में से कौन सा मूल स्वर है, तो ये चारों आपके मूल स्वर है। ठीक है, ऋषि पर हम चर्चा करेंगे आगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आप दीर्घ स्वर को। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से देखिए, आ, ई, बड़ा ऊ और एक ऋषि, इसको हम वैदिक ऋषि कहते हैं। आप क्या है, इसको कौन सा बोलते हैं? वैदिक स्वर। कौन सा स्वर बोलेंगे आप इसको? वैदिक स्वर बोलेंगे। तो 1 2 3 4 ये क्या है भाई साहब? आपके दीर्घ स्वर है। अब बात करते हैं संयुक्त स्वरों की। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, आई, आओ, आओ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर की डेफिनेशन समझ लीजिए। वे स्वर जो 2 मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। देखिए, अ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, ऋषि प्लस ऋषि बराबर वैदिक ऋषि। तो ये इसकी डेफिनेशन है। वे स्वर जो 2 मूल स्वर उनके मिलने से बनते हैं, जिनका निर्माण होता है, वह कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब इसके उच्चारण पर हम आगे चर्चा करेंगे, अभी धैर्य रखिए आप लोग। अब इसके डेफिनेशन पर हम चर्चा करते हैं संयुक्त स्वरों की। वे स्वर जो पहले से ही दीर्घ है और 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये हो गया।
अब इसमें से क्या है, काउंट कितने करेंगे, तो ये हट जाएगा आपका ऋषि, ठीक है। यहां पर 3 ही मान्य करेंगे दीर्घ स्वर में, क्योंकि इसका वैदिक ऋषि जो है या ऋषि जो है इसका सिर्फ लेखन कार्य होता है व्याकरण में, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। ध्यान दें, 11 स्वर होने से एक ऐसा स्वर है जिसका लेखन कार्य होगा, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। देखिए, संयुक्त स्वरों के बारे में एक चीज और आपको समझना चाहिए, और वो ये है कि इनका निर्माण कैसे हुआ था, 2 अलग अलग दीर्घ स्वरों से मिलकर, क्योंकि पहले से ही तो दीर्घ है परंतु 2 अलग अलग है। तो यहां पर देखिए आप आ और ई, तो यहां पर देखिए आप अ और ई बराबर क्या हो गया, ए हो गया। अब 2 अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। आ प्लस ए बराबर क्या हो गया, आई। आ प्लस उ बराबर क्या हो गया, औ। आ प्लस औ बराबर क्या हो गया, आओ। उच्चारण के अनुसार भी देखिए आप, तो ये 2 अलग अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग है, आ है, ओ है, आ है, आओ है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त स्वर में क्या ए का विच्छेद किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप ऐसा करके बता सकते हो, बराबर। एक चीज और है कि संधि स्वर कौन से कहलाते हैं, यहां से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो संधि स्वर के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ी सी यहां पर। संधि स्वर, संधि स्वर। अब संधि स्वर में देखिए, बड़ी ए, आई, आओ, आओ, ये 5 जो है इनको हम संधि स्वर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे संधियों का निर्माण होता है जब संधि आप पढ़ेंगे। जैसे ई का देखिए उदाहरण, वागीश, इसका देखिए नरेंद्र, इसका देखिए सदैव, इसका देखिए तदभाव, इसका देखिए अनुदमय। ये तो इनसे क्या होता है, संधियों का निर्माण होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, संधि स्वर कहते हैं। अब बहुत से आपको ये भी बहुत से बच्चे आप ये पढ़ा होगा कि हमको 4 बताया, बाकी 5 होते हैं, क्योंकि बड़ी ई को आप क्यों भूल रहे हो, उससे भी तो संधि का निर्माण होता है। देखिए पूरा लिख के बताया आपको, वागीश, ओके। तो इनको हम क्या बोलते हैं, संधि स्वर। अगर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि स्वर है, उसको पहचानिए, बराबर, ठीक है। वहां र भी दे सकता है ऑप्शन पे, क्योंकि वर्ण पूछे ऐसा करके भी एग्जामिनर पूछ सकता है। और वर्ण की कैटेगरी में क्या है कि ना तो व्यंजन रहेगा, ये सब आ जाएंगे उसमें, सम्मिलित हो जाएंगे, स्वर भी वर्ण की काउंटिंग में आ जाएंगे और व्यंजन भी, तो आपको ये समझ लेना चाहिए, ओके। तो इनको हम कहते हैं संधि स्वर। अब ये क्लियर है आपका। अब हम चर्चा करते हैं हिंदी व्याकरण में कुल कितने स्वर है उस पर। तो कुल कितने हैं, 11 है। मैं इसको उठा लेता हूं यार कपड़े को, क्योंकि जब मैं झुकता हूं तो लाइट डिप हो जाती है। तो स्वरों की जो कुल संख्या है कितनी है, 11 है, यानी 11, ओके। अब 11 कौन कौन से देखिए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ऋषि का सिर्फ फिर बता दे, इसका उच्चारण नहीं होता, इसका सिर्फ लेखन कार्य होता है, सिर्फ आप इसको लिख सकते हो, है ना। इसका क्या होता है, ऋषि का लेखन कार्य, उच्चारण इसका नहीं होता है, ओके। इसका सिर्फ लेखन कार्य होगा, इसका उच्चारण नहीं होता है व्याकरण में, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपके कुल 11 स्वर। आप देखिए, अगर एग्जामिनर पूछे कि भाई उच्चारण के आधार पर कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो सीधी सी बात है, इसको आप माइनस कर दीजिए ऋषि को, क्योंकि इसका उच्चारण तो होगा नहीं, तो आप कितने बचेंगे आपके पास, 10। ऐसे भी प्रश्न निर्माता आपसे प्रश्न पूछते हैं। आप चर्चा करते हैं
स्वर के बाद बीच में आने वाला अयोगवा वर्ण। तो आप चर्चा करते हैं हम अयोगव वर्ण की। अयोगवा वर्ण ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? देखिए 2 कौन कौन से होते हैं? आह। ओके, अयोगवा क्या है? अयोगवा शब्द का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ, आगात। मैं लिख देता हूं, बाहर से आया हुआ। अब इसको आगात स्वर भी कहें तो गलत नहीं होगा, जिसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो यह है आपका अयोगवा वर्ण। अब इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए, एग्जामिनर पूछे भाई डेफिनेशन बताओ इसकी क्या है, पेपर 5 और 6 में अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा वर्ण जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, जो अयोगवा है, जिसका निर्माण स्वर के बाद होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्वरों का ध्वनि गुण है। ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, इतना याद रख लीजिएगा। ये क्या है? ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर कहलाता है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। अगर एग्जामिनर पूछे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो अपने को क्या आंसर करना है? आह को देखना है। बराबर, ठीक है। और इसको जस्टिफाई किसने किया था, यानी कि इसको प्रमाणित तौर पर किसने साबित कर दिया? ठीक है, इसको प्रमाणित तौर पर किसने साबित किया है? वो है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी। ठीक है, इन्होंने इसको प्रमाणित किया है कि भैया ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। और डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसने कहा है कि ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से ये व्यंजन है, क्योंकि ये स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले, यानी कि इन दोनों के मध्य में आते हैं। तो ये एक स्वरों का ध्वनि गुण है। कैसे है देखिए, उच्चारण कीजिए आप स्वयं। आह, तो आ की ध्वनि आ रही है भाई। आ जो है इसके बारे में भी आपको समझना होगा। ये जो आ है इसको ईश्वरीय स्वर कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। ये क्या है आपका? ईश्वरीय स्वर है कहलाता है, क्योंकि इससे ही पूरी व्याकरण का निर्माण प्रारंभ होता है और बड़े बड़े व्याकरणाचार्यों ने इसको ईश्वरीय स्वर की संज्ञा प्रदान की है। ये आपको पता होना चाहिए। तो बाहर से आया हुआ आह, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसके बारे में बताया है की। बराबर, इसको क्या कहेंगे हम? अनुस्वर। क्या है ये? अनुस्वर है। और इस पर जो बिंदी लगी है, क्योंकि बहुत से बिंदी बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शिरोमणि बिंदु। क्या बोलते हैं हम इसको? शिरोमणि बिंदु। और किस प्रकार से व्याकरण में इसका प्रयोग किया जाता है जब नास के ध्वनि हो? तो देखिए, संवाद, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसको संवाद लिख सकते हैं आप, अंश लिख सकते हैं, संयोग लिख सकते हैं, अंश, संयोग। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस पर जो ये शब्द जो लिखे गए हैं, संवाद है, अंश है, और एग्जामिनर अगर चाहे ना आपसे क्वेश्चन पूछ ले, पता क्या, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में शिरोमणि बिंदु का प्रयोग हुआ है? तो चंद्र बिंदु वाले ऑप्शन भी दे सकता है आपको, और भी घुमा फिरा कर प्रश्नों का निर्माण कर सकता है। तो हम जो अनुस्वर पे जो ये बिंदी लगी है, इसको हम क्या बोलते हैं? शिरोमणि बिंदु बोलते हैं। तो ये तो आपका अनुस्वर वाला कॉन्सेप्ट। बराबर, आप बात करते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। यहां पर एक चीज और आपको समझनी है कि संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें अनुस्वर म का सूचक होता है। अब ये भी बड़ी बात है।
और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सा वर्ण संस्कृत में तत्सम शब्द जो होते हैं उनका अंतिम यानी कि उसका माँ का सूचक होता है। ठीक है, तो समझा देता हूँ मैं आपको। तो अनुस्वर जो है वो संस्कृत के तत्सम शब्दों में, किसके, संस्कृत के तत्सम शब्दों में। ओके, इतना याद रखना है आपको कि अनुस्वर संस्कृत के तत्सम शब्दों में माँ का सूचक होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। एव, ठीक है, तो ये हो गया आपका एवं, किसका सूचक बन गया, माँ का। आपने अर्ध तत्सम और पूर्ण तत्सम पढ़े या नहीं पढ़े, वह हम आगे जरूर आपको पढ़ाएंगे, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो है आपका अर्ध तत्सम शब्द है एव, और ये जो है पूर्ण तत्सम शब्द हुआ है शिव। तो क्या हो गया, शिवम, ये माँ का सूचक बोला बन गया है आपका। परम और आहा, तो ये हो गया परम, आह, तो ये हो गया आहम। तो किसका सूचक बना अनुस्वर, क्योंकि नास के ध्वनि है। ओके, तो माँ का सूचक बना है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहां से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया। देखिए अभी अनुस्वर का चैप्टर चालू है, अभी सिर्फ आपने अनुस्वर को पढ़ा है। ठीक है, नास के ध्वनि में हम आहा को आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर इसके बाद हम ये समझेंगे कि इनका लेखन कार्य कैसे किया जाएगा, हिंदी व्याकरण में किस प्रकार से इनको लिखना चाहिए, जिनसे अशुद्धियों से बचा जा सके। आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और भी लेक्चर उनकी हिंदी के जो हमने आपको दिए हैं, अपलोड किए हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा। और शुरू से ही आपको हिंदी पढ़ना चाहिए। अगर आपने क्लास मिस किए, नए लर्नर्स है यहाँ पर, व्यूअर्स जो है, उनको समझना चाहिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। ये सिर्फ अभी आप व्याकरण की गहराई में चल रहे हो। अब देखिए आपको स्वर पढ़ाए जाएंगे, इसके बाद जो चैप्टर आएगा व्यंजन का आएगा, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्णमाला को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, स्वर और व्यंजन। फिर इसके बाद हम बीच में अब हमने सबसे पहले स्वर को कंप्लीट किया है, पढ़ लिया है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अयोग्य वर्ण की। ठीक है, एक ऐसे 2 वर्ण जो अगाध है, जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, उनका अध्ययन कर रहे हैं। इनका अध्ययन कंप्लीट होने के बाद फिर हम बाद में चर्चा करेंगे व्यंजन की, और इस तरह से पूरी वर्णमाला आपको यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। अभी सिर्फ आपको लेखन से समझना है, इसके बाद उच्चारण के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, और फिर अंत में पूरा आपको क्लियर किया जाएगा कि कौन सा वर्ण कौन सा मान्य है, कौन सा इस वक्त हटा दिया गया है। ठीक है, जो हिंदी की मानक डिक्शनरी है उसमें कौन सा एक्सेप्ट किया गया है, कितने वर्णों को यहाँ पर विस्मृत घोषित कर दिया गया है, नवीनतम अपडेट में कौन सा वर्ण नवीनतम जारी किया गया है, संचालित किया गया है, ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।